In this question, it is saying that there are three married couples among P, Q, R, S, T, and U. P is the spouse of neither Q nor R. Find each couple. टोटल 6 पर्सन गिवन है बच्चों, और आपको पता करना है कि इसमें से कपल कौन कौन से हैं। मेन स्टेटमेंट में आपको इंफॉर्मेशन गिवन है कि P ये स्पाउस नहीं है किसका, Q का, और ना ही R का। डेटा वन में क्या गिवन है? डेटा वन में कह रहा है नाइदर एस नॉर टी इज द स्पाउस ऑफ आइदर Q और R। सो यहां से S और T स्पाउस नहीं है किसके, Q के और R के। डेटा टू में क्या गिवन है? नाइदर P नॉर Q इज द स्पाउस ऑफ आइदर S और U। सो ये P और Q स्पाउस नहीं है किसके, S के या U के। देखो यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है कि किस पॉइंट से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो ये सुनो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे Q एवरी स्टेटमेंट में है। आइदर आप मेन स्टेटमेंट की बात करो, आइदर आप डेटा वन की बात करो और डेटा टू की बात करो, यहां पे कॉमन आपको दिख रहा है Q है। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी डेटा का सिंगल यूज करके आप इस कौन कौन से स्पाउस है वो फाइंड नहीं कर सकते। सो आपको कहीं ना कहीं डेटा को मर्ज करना होगा। नाउ अगर आप Q से स्टार्ट करो बच्चे, तो Q का स्पाउस कौन नहीं है? यहां से P नहीं है, तो P को काट दो। उसके बाद डेटा वन से क्या मिला? यहां से S भी नहीं है और T भी नहीं है। डेटा टू से क्या है? Q के लिए S और U भी स्पाउस नहीं है, तो आपने इस U को भी हटा दिया, S तो ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था। तो ऑब्वियस सी बात है यहां से 4 पर्सन्स तो गायब हो गए, तो Q के लिए बचा कौन जो स्पाउस होगा? ऑब्वियस सी बात है R। तो एक कपल आपको क्या मिल गया? Q और R। नाउ अगर P की बात करें बच्चे, तो P के लिए तो ऑब्वियस सी बात है Q और R कपल थे, तो ये तो रूल्ड आउट है। सो हमने सबसे पहले लिख दिया कि P के लिए Q और R नहीं होंगे। उसके बाद डेटा टू से P के लिए S और U भी गायब है, तो ऑब्वियस सी बात है P के लिए फिर बचा कौन? ये 4 पर्सन तो गायब हो गए। अब P के लिए एक ही पर्सन बचता है जो स्पाउस होगा, और वो होगा P के लिए T। तो ऑब्वियस सी बात है यहां से PT भी स्पाउस मिल गया, QR पहले से थे, तो बचा कौन? तो बचा कौन? S और U। सो ये आपस में क्या होंगे? स्पाउस होंगे। सो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग द बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग द स्टेटमेंट अलोन। In this question, it is saying that each of Viru, Neeru, Subbu, Mahi passed in different number of subjects. Who passed in the maximum number of subjects if there are 5 subjects? देखो आपको बताना है 4 पर्सन्स में से सबसे ज्यादा सब्जेक्ट में पास होने वाले पर्सन्स का नाम। क्लियर है? और टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट गिवन है 5। डेटा वन में क्या गिवन है बच्चों? Neeru passed in one subject more than that of Viru. It means Neeru is equal to क्या होगा? Viru plus 1. Say so. Subbu passed in 2 subjects. So ये रहा Subbu is equal to 2. Each persons passed in at least one subject. इसका क्या मतलब है कि जितने भी persons है वो at least 1 में तो पास जरूर किया होगा। Now come to data 2. There is a difference of number of subjects passed by Viru and Mahi is 2. Viru और Mahi के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 का। देखो आपको पता करना है मैक्सिमम। सो ऑब्वियस सी बात है इंडिविजुअल डेटा से आपको आंसर नहीं मिलेगा। नाउ यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डेटा 2। अगर वीरू और माही के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो यहां से हम ये पता नहीं कर सकते कि कौन मैक्सिमम है, इसलिए कि वीरू और माही के लिए नंबर ऑफ केसेस हो सकता है वीरू 2 सब्जेक्ट्स में पास है तो माही 4 में हो सकता है वीरू 3 में पास हो तो माही कितने में पास होगा? 5 में, या इसका रिवर्स हो सकता है वीरू 5 में हो और माही 3 में हो। सो यहां से ये पता करना कि वीरू हायर है या माही हायर है वो पता नहीं चलेगा। ये डिफरेंस दोनों केसेस में हो सकता है। तो अगर हम डेटा 2 को अगर डेटा 1 के साथ मर्ज भी कर दे, इसलिए कि डेटा 1 में गिवन है नीरू इज इक्वल टू V+1,
तो हमें डेटा 2 से वीरू के बारे में ही श्योरिटी नहीं है। सो अगर हम 1 को मर्ज भी कर दे तो हमें आंसर नहीं मिलेगा। सो हमारा आंसर क्या होगा बच्चे? ऑप्शन नंबर डी, इफ द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग द बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। ये क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 25, at least one boy out of A, B and C and at least one girl out of X, Y and Z have to be chosen to form a group of 3 members. Who are the members of the group? आपको पता करना है A, B, C जो बॉय है और X, Y, Z जो गर्ल है और 3 मेंबर्स का एक ग्रुप बनाना है। क्लियर है? और आपको पता करना है कि उस ग्रुप में कौन कौन से मेंबर है। डेटा 1 में क्या गिवन है? A cannot be selected if either X or Y is selected. अब देखो, अगर X और Y selected है तो A नहीं हो सकता। सो ऑब्वियस सी बात है, 3 पर्सन्स का ग्रुप अगर बनाना है तो लेट से X Y है तो अभी भी कौन हो सकता है? या तो B हो सकता है, X Y है तो कौन हो सकता है? C हो सकता है। सो यहां से ये पता करना कि परफेक्टली डेफिनेटली कौन होंगे ग्रुप में, ये डिफिकल्ट है। नाउ कम टू डेटा 2, B एंड C कैन नॉट बी सिलेक्टेड टुगेदर। लेट्स से अगर आपने B और C को एक साथ सेलेक्ट नहीं किया तो आप क्या कर सकते हो? A को सेलेक्ट कर सकते हो और साथ में क्या हो सकता है? X Y हो सकता है। B को सेलेक्ट कर सकते हो, लास्ट में क्या हो सकता है? Y Z हो सकता है। A भी सेलेक्ट कर सकते हो, X हो सकता है। तो इस तरह से वेरियस कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो यहां से भी आप डेटा 2 से भी ये पता नहीं कर सकते कि उस ग्रुप में 3 मेंबर्स कौन है। नाउ अगर आप डेटा 1 और 2 को कंबाइन भी कर दो तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला नहीं है। फर्स्ट में क्या कह रहा था कि X Y के साथ A नहीं सेलेक्ट हो सकता है और यहां पे कह रहा है B C के साथ सेलेक्ट नहीं हो सकता। तो इन दोनों को मर्ज करने के बाद भी मल्टीपल केसेस आपको मिलेंगे। क्लियर है? एक डेफिनेट 3 मेंबर्स का ग्रुप नहीं मिलेगा। सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इफ द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड even by using both the statement together. Clear है बच्चों? In this question it is saying that each of the A, B and C have 2 articles among the 6 articles P, Q, R, S, T and U. A has neither Q nor T. A के पास ना ही Q है ना ही T है। What are the articles that B has? Okay, 3 persons है A, B, C, उसमें से ये सारे आर्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करके पता करना है कि बी के पास कौन सा होगा। और मेन स्टेटमेंट में ये गिवन है कि ए के पास ना ही क्यू है और ना ही टी है। नाउ कम टू डेटा 1। डेटा 1 में क्या कह रहा है? सी हैज पी बट नॉट एस। ओके, सी के पास क्या है? पी है बट एस नहीं है। ओके, डेटा 2 में क्या कह रहा है? बी हैज यू बट नॉट टी। बी के पास क्या है? यू है बट टी नहीं है। ओके, मेन स्टेटमेंट में क्या गिवन था कि ए के पास ना ही क्यू है और ना ही टी है। अब देखो, ये टी ना ही ए के पास है और ना ही बी के पास है, तो ये होगा किसके पास? सी के पास क्या बच जाएगा? टी। नाउ बी के पास यू तो ऑलरेडी गिवन था जो क्वेश्चन में इनिशियली आपको स्टेटमेंट डेटा 2 से मिल रहा है। सो यहां से आपको ये पता चल गया कि सी के पास कौन सा होगा? एक होगा टी और एक होगा पी। तो सी का तो आपको कंप्लीट पता चल गया। नाउ अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करोगे बच्चे, तो यहां से सी के पास टी चला गया है और यहां से पी चला गया है। क्लियर है? अगर आप क्यू पे फोकस करोगे तो क्यू ए के पास नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है क्यू के पास ऑप्शन कौन बचता है? सिंपली बी, क्योंकि सी ने तो ऑलरेडी 2 का कोटा पूरा कर लिया है। तो बी के साथ, तो बी को यू के साथ क्या मिल जाएगा? क्यू। सो आप यहां से ये बोल सकते हो कि बी के पास कौन से 2 क्वांटिटी है? यू और क्यू। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चे? ऑप्शन नंबर सी, इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर बाय यूजिंग द बोथ स्टेटमेंट टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 27, इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट अंकित, बबली, चंदू एंड धीरज आर डिफरेंट प्रोफेशंस फ्रॉम डॉक्टर, एक्टर, क्रिकेट एंड पेंटर, नॉट नेसेसरली इन द गिवन ऑर्डर। फाइंड द प्रोफेशन ऑफ ईच पर्सन। ओके, 4 पर्सन आपको गिवन है और 4 प्रोफेशंस गिवन है। आपको पता करना है एवरी इंडिविजुअल का क्या प्रोफेशन है। डेटा 1 में क्या गिवन है? नाइदर अंकित नॉर धीरज इज डॉक्टर। ओके, अंकित और धीरज
ये दोनों डॉक्टर नहीं है। बबली इज एन एक्टर, और बबली क्या है? एक्टर है। सो ऑब्वियस ही बात है, डॉक्टर कौन सा होगा? वो होगा चंदू। तो चंदू आपको मिल गया डॉक्टर। सो डेटा 1 से अभी भी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिला है। नाउ कम टू डेटा 2। डेटा 2 में क्या कर रहा है? नाइदर चंदू नॉर अंकित इज ए पेंटर। अब चंदू तो ऑलरेडी डॉक्टर है, अंकित भी पेंटर नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है पेंटर कौन सा होगा? धीरज। तो आपको धीरज मिल गया पेंटर। ऑब्वियस सी बात है क्रिकेट कौन खेलेगा? ए, सिंस ये लास्ट बचा हुआ है। सो डेटा 1 और 2 को कंबाइन करने के बाद आप ईच इंडिविजुअल के प्रोफेशन के बारे में बता सकते हो। सो हमारा आंसर क्या होगा बच्चे? ऑप्शन नंबर सी। In this question, it is saying that each of the A, B, C, and D are given one fruit from apple, orange, banana, and mango. Did C get the mango? देखो 4 persons है और 4 fruits है, और आपको पता करना है कि क्या C को मैंगो मिला है। Now come to data 1. The youngest person got the orange and eldest person got the banana. So let's say इंक्रीजिंग ऑर्डर में हाइट के ये पर्सन्स को हमने अरेंज कर दिया। ये क्लियर है? तो जो सबसे यंगेस्ट है उसको क्या मिला है? ऑरेंज। और जो सबसे इल्डेस्ट है उसको क्या मिला है बच्चे? बनाना। क्लियर है? नाउ कम टू डेटा 2। यहां से तो क्लियर नहीं हो पता चल रहा है, इसलिए कम टू डेटा 2। सी इज नाइदर यंगेस्ट नॉर इल्डेस्ट। तो ऑब्वियस की बात है सी का पोजीशन यहां नहीं है और सी का पोजीशन यहां नहीं है। इट मींस सी को नाइदर ऑरेंज और नॉर बनाना मिला होगा। इट मींस सी के लिए बचा कौन सा होगा? या तो सी को मिला होगा एप्पल, नहीं तो सी को मिला होगा मैंगो। से सो नो। नाउ डेटा 2 के सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? बी डिड नॉट गेट मैंगो। सो ऑब्वियस की बात है बी को अगर मैंगो नहीं मिला तो मैंगो मिला किसको होगा? ऑब्वियस ही बात है सी ही तो एक ऑप्शन है। सिंस सी ना ही यंगेस्ट है ना ही इल्डेस्ट है, इसलिए सी को ऑरेंज और बनाना मिलने का कोई स्कोप भी नहीं मिलता। सो ऑब्वियस सी बात है डेटा 1 और 2 को अगर आप कंबाइन करोगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि सी को क्या मिला है? मैंगो मिला है। सो हमारा आंसर क्या होगा बच्चे? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग द बोथ statement together. In this question, it is saying that among A, B, C, and D, if B is second tallest and no persons are of the same height, then who is tallest? Okay, आपको पता करना है A, B, C, D 4 persons में tallest कौन है। So let's say हमने अरेंज कर दिया persons को इंक्रीजिंग ऑर्डर में हाइट के अकॉर्डिंग। अब यहां पे कह रहा है B is second tallest, so मान लो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ पोजीशन पे था, तो बी कहां पे आ जाएगा? थर्ड पोजीशन पे। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने अरेंज करा है। डेटा 1 में क्या कह रहा है? द हाइट ऑफ वन पर्सन इज द एवरेज हाइट ऑफ ए एंड बी। अब देखो एक चीज थोड़ा सा यहां पे एवरेज के कॉन्सेप्ट को देखना होगा। अगर 2 नंबर का एवरेज लेते हो, लेट से 3 और 4 लेते हो, तो इनका एवरेज क्या होगा? 3 + 4/2। ये ऑलवेज 2 नंबर्स के मिडिल में आएगा। सो डेटा 1 में कह रहा है कि द हाइट ऑफ वन पर्सन इज द एवरेज हाइट ऑफ ए एंड बी। तो अगर आप ए के पोजीशन को देखोगे तो ए का पोजीशन यहां नहीं हो सकता। क्यों? अगर ए सबसे ज्यादा टॉलेस्ट है तो ऑब्वियस सी बात है a + b/2 अगर करोगे बच्चे तो इन दोनों का जो एवरेज होगा वो ए और बी के बीच में आ जाएगा। मींस वो थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन के बीच में आएगा। तो ए का पोजीशन तो टॉलेस्ट नहीं हो सकता। तो ऑब्वियस सी बात है एक किस पोजीशन पे होगा? फर्स्ट पोजीशन पे होगा। तभी तो आप बोलोगे a + b/2 इसका जो एवरेज हो वो इन दोनों के बीच में आ जाए, 1 और 3 के बीच में आ जाए। तो a टॉलेस्ट नहीं है, a होगा किस पे? फर्स्ट पोजीशन पे। तो हमें अभी भी नहीं पता चलेगा डेटा 1 से कि हु इज एट सेकेंड पोजीशन एंड हु इज एट फोर्थ पोजीशन। ये क्लियर है बच्चों? नाउ कम टू डेटा 2। द हाइट ऑफ a इज द एवरेज ऑफ द हाइट ऑफ 2 पर्सन्स। अब देखो ये तो अभी भी रिमेन कंडीशन सेम है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये रहा 4। यहां पे आपको b गिवन है। अब कह रहा है कि द हाइट ऑफ a इज द एवरेज हाइट ऑफ 2 पर्सन्स। कौन से 2 पर्सन्स की बात करोगे एवरेज? वो a कहीं भी हो सकता है,
लेट्स से अगर आपने यहां पे जो पर्सन्स है और यहां पे जो पर्सन्स है उसका एवरेज लिया और वो मान लीजिए 2 मिल गया हो, से नो, सो यहां तो और भी ज्यादा अनसर्टेनिटीज है कि ए का पोजीशन क्या होगा। सो फर्स्ट केस में हमें 2 पर्सन्स पे अनसर्टेनिटीज थी, यहां पे तो ऑलरेडी 3 पोजीशन पे अनसर्टेनिटीज है। तो इन दोनों को कंबाइंड करने के बाद भी आपको ये पता नहीं चलेगा कि हु इज द टॉलेस्ट। क्लियर है बच्चों? सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट हु इज टॉलेस्ट अमंग राय, सेन, वानी एंड बन्नी। आपको 4 पर्सन्स में से सबसे टॉलेस्ट की बात करना है। डेटा वन में क्या गिवन है? बन्नी इज टॉलर देन वानी, हु इज टॉलर देन राय। सो बन्नी इज टॉलर देन वानी, हु इज टॉलर देन राय। इस मीन्स ये रहा राय। क्लियर है? तो यहां से सबसे टॉलेस्ट कौन है वो पता नहीं चलेगा। नाउ कम टू डेटा टू। डेटा टू में क्या कह रहा है? सेन इज शॉर्टर देन वानी। सो अगर आप ये लिखोगे सेन इज शॉर्टर देन वानी, ठीक है, अगर आप इस दोनों डेटा को मर्ज कर दो तो आपके पास क्या इंफॉर्मेशन बनेगा कि बन्नी इज ग्रेटर देन वानी, ठीक है, और वानी इज ग्रेटर देन सेन। अब सेन और राय, सेन इज ग्रेटर देन राय भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है कि राय इज ग्रेटर देन सेन। हमको उससे कोई मतलब है नहीं, हमें तो टॉलेस्ट चाहिए। तो टॉलेस्ट कौन सा मिल जाएगा? बन्नी। सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग द बोथ स्टेटमेंट टुगेदर। ये क्लियर है बच्चों? इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट माही, पूजा, श्री एंड आदि आर गिवन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रैंक रिस्पेक्टिवली इन हाइट। हु इज गिवन द फर्स्ट रैंक इन वेट? देखो, माही, पूजा, श्री और आदि, इनको रैंक गिवन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एज पर हाइट, ठीक है, और आपको बताना है इनका रैंक एज पर देयर वेट। नाउ कम टू डेटा वन। डेटा वन में क्या कह रहा है? नो पर्सन गॉट द सेम रैंक इन बोथ हाइट एंड वेट। ओके, इट मीन्स जिसका पोजीशन फर्स्ट है हाइट के अकॉर्डिंग, उसका पोजीशन फर्स्ट वेट के अकॉर्डिंग हो नहीं सकता। सो यहां से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन तो हमें नहीं मिल रहा है। अगर लेट्स से माही फर्स्ट पोजीशन पे हाइट के अकॉर्डिंग है तो माही फर्स्ट पोजीशन पे वेट के अकॉर्डिंग नहीं होगा, लेकिन इसके लिए अभी भी 3 ऑप्शंस ओपन है। सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है। तो डेटा वन से तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। नाउ कम टू डेटा टू। पूजा गॉट द थर्ड रैंक इन वेट। पूजा का रैंक थर्ड है वेट में, ठीक है, लेकिन सिंपली ये सिंगल इंफॉर्मेशन है, बाकी के और का क्या वेट है और उनका क्या रैंक है यहां से भी क्लियर नहीं है। सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर आप दोनों स्टेटमेंट को मर्ज भी कर दोगे तो भी आप आंसर नहीं निकाल सकते। क्लियर है बच्चों? इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट अ वाटर पंप फंक्शंस एट ए यूनिफॉर्म रेट। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फिल द टैंक? आपको पता करना है कि वाटर पंप एक टैंक को कितनी देर में फिल कर देगा। ये क्लियर है? और ये गिवन है कि इसका जो फंक्शन रेट है वो यूनिफॉर्म है। नाउ कम टू डेटा वन। डेटा वन में कह रहा है कि द वाटर पंप इज स्विच्ड ऑन एट 8 AM। ओके, 8 AM पे पंप को ऑन करा गया है। ये तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं है। नाउ कम टू डेटा टू। डेटा टू में क्या कह रहा है? एट 9:30 AM 3/8 ऑफ द टैंक इज फिल्ड बाय द पंप। ओके, 9:30 पे इट मीन्स 90 मिनट्स के गैप में पंप ने टोटल 3/8 वर्क कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप डेटा वन और डेटा टू को मर्ज करोगे बच्चे तो यहाँ पे 90 मिनट्स में ये तो पता चलेगा कि 3/8 है। तो ऑब्वियस ही बात है रिमेनिंग वर्क कितना होगा? 5/8। से सुनो, अगर 90 मिनट्स में 3/8 काम हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है 5/8 काम होने के लिए कितना लगेगा? 150 मिनट। से सुनो, सो आप यहां से दोनों से पता कर सकते हो कि टोटल टाइम कितना लगेगा। ये क्लियर है बच्चों? सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। द क्वेश्चन कैन बी आंसर बाय यूजिंग द बोथ स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 33। इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट इन हाउ मेनी डेज कैन ए मैन मेक 100 पॉट्स। आपको बताना है वन मैन 100 पॉट्स कितने दिनों में बनाएगा।
डेटा वन में क्या गिवन है, अ मैन, अ वुमन एंड वन चाइल्ड टुगेदर मेक 10 पॉट्स इन अ डे। इट मीन्स ये वन डे में 10 पॉट्स बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, वाइल अ वुमन एंड अ चाइल्ड टुगेदर मेक 15 पॉट इन 3 days। सेकेंड पार्ट में इसमें कह रहा है कि वन वुमन और वन चाइल्ड टुगेदर मिलकर ये बनाते हैं 15 पॉट कितने दिनों में, 3 days में। सो ऑब्वियस की बात है, वन वुमन प्लस वन चाइल्ड वन डे में कितना पॉट्स बनाएंगे, 5 पॉट्स। से सुनो, ये 15 से आप डिवाइड कर दोगे। सो यहां से अगर वन वुमेन और वन चाइल्ड की वन डे की एफिशिएंसी 5 पॉट्स की है, तो ऑब्वियस ही बात है अगर आप इसको फर्स्ट पार्ट में सब्स्टिट्यूट कर दोगे बच्चे, तो यहां से मिल जाएगा वन मैन वन डे में कितना बनाएगा, 5 पॉट्स। से सुनो, सो यहाँ डेटा वन से तो आंसर आ रहा है। नाउ कम टू डेटा टू। डेटा टू में क्या गिवन है, 10 men टुगेदर टेक वन मोर डेज देन 25 चिल्ड्रन टू मेक 100 पॉट्स। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 10 men और 25 चिल्ड्रन, अगर ये दोनों 100 पॉट्स बनाते हैं, तो यहाँ पे 10 men टुगेदर 1 डेज एक्स्ट्रा लेगा। तो अगर आप 25 चिल्ड्रन का अगर डी डेज लेते हो, तो 10 men कितना लेगा, डी प्लस 1 डेज। ये क्लियर है। तो यहाँ से एक इंफॉर्मेशन आपको और मिल जाएगा कि 1 men 100 पॉट्स बनाने में कितना टाइम लेगा, डी प्लस 1 इंटू 10। से सुनो, और ये किस में आएगा, डेज में। अगर आप वन चाइल्ड की बात करोगे, डी इंटू 25 डेज। से सुनो, ये क्लियर है। सो यहां से वन मैन की इफिशियंसी कितना आएगी, अगर आप इफिशियंसी की बात करोगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/d प्लस 1 इंटू 10। से सुनो, और यहां से वन चाइल्ड की इफिशियंसी कितनी आएगी, 1/d इंटू 25। ये क्लियर है। नाउ डेटा टू के सेकेंड पार्ट में एक और इंफॉर्मेशन गिवन है कि अ मैन कैन मेक ट्वाइस एज मेनी एज पॉट्स एज ए चाइल्ड इन ए डे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप मैन और चाइल्ड के एफिशिएंसी की बात करो तो ये 2:1 में है, और यहाँ पे एफिशिएंसी डे के टर्म्स में गिवन है। तो यहाँ से सिंपली आप रेशियो निकालकर यहाँ से डी का वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि डेटा टू से भी आंसर आएगा। देखो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप ऐसा मत करना कि दोनों के एफिशिएंसी को रेशियो को लेकर इक्वेट करना शुरू कर देना, फिर डी का वैल्यू निकालना, फिर वन मैन की एफिशिएंसी निकालना। आपको यहां से एक फिक्स्ड वैल्यू आएगा, ठीक है ना, वहां से आप निकाल सकते हो। तो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन में ही सिर्फ चेक करना है कि आंसर आएगा ही नहीं। क्लियर है बच्चों। सो यहां से हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय आइदर ऑफ द स्टेटमेंट। क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 34, 10 soldier ants take 6 hours to build an ant hill. How long does it take for 5 queen ants to build the ant hill? 10 soldier ants ये टोटल टाइम लेते हैं 6 आवर एक आंट हिल बनाने के लिए। ये क्लियर है। तो आपको पता करना है कि 5 क्वीन आंट्स कितना टाइम लेंगे आंट हिल को बनाने के लिए। ये क्लियर है। डेटा वन में क्या गिवन है, क्वीन आंट वर्क्स एट द हाफ द रेट ऑफ सोल्जर आंट। इट मीन्स अगर आप सोल्जर आंट और क्वीन आंट के एफिशिएंसी को कंपेयर करोगे तो ये हाफ है। मीन्स अगर ये 1 यूनिट काम करेंगे तो क्वीन आंट कितना करेगा, 1/2 यूनिट। से सुनो, तो डेटा वन में अगर 10 सोल्जर आंट 1 आंट हिल बनाने के लिए 6 आवर लेता है, तो ऑब्वियस सी बात है 1 सोल्जर आंट 1 आंट हिल बनाने में कितना टाइम लेगा, 6 इंटू 10 दैट इम्प्लाइज 60 आवर्स। ऑब्वियस सी बात है, यहां से अगर आप 60 आवर्स मिल गया तो 1 क्वीन आंट्स कितना लेगा, ये हाफ एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो इसका डबल टाइम दैट इम्प्लाई 120 आवर्स। से सुनो, सो यहां से पता चल जाएगा कि आपको कितना आएगा। इट मीन्स डेटा वन से तो आंसर आ रहा है। नाउ डेटा टू में क्या कह रहा है, 5 सोल्जर आंट्स एंड 5 क्वीन आंट टेक 7.5 hours टू बिल्ड एन द आंट हिल्स। तो यहां से 5 सोल्जर आंट प्लस 5 क्वीन आंट, ये टोटल टाइम लेता है 7.5 hours। सुनो, अब देखो
यहाँ पे एक चीज ऑलरेडी मेन डेटा में मेंशन है, और वो क्या, सोल्जर आर्म्स की एफिशिएंसी क्या है। सो अगर आप सोल्जर आर्म्स की एफिशिएंसी को सेकंड डेटा में फिक्स कर दोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो वहां से क्वीन आर्म्स की एफिशिएंसी पता चल जाएगा। सेस और नो। सो आप डेटा 2 से भी आंसर निकाल सकते हो कि क्वीन आर्म्स को 1 आंट हिल बनाने में कितना टाइम लगेगा। तो यहां से आपका ये भी करेक्ट है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। In this question, it is saying that both factory A and B manufactured notebook. Factory B manufactures a notebook for every 9 minutes. How many books are manufactured in 8 hours by factory A? देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि फैक्ट्री बी का मैन्युफैक्चरिंग रेट है 1 नोटबुक इन एवरी 9 मिनट्स। तो आपको पता करना है कि 8 आवर्स में फैक्ट्री ए कितना मैन्युफैक्चरिंग करेगा। नाउ कम टू डेटा 1। कह रहा है क्या, द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ बुक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय 2 फैक्ट्रीज इन 3 आवर्स इज 10। तो अगर आप ए और बी को कंपेयर करोगे तो बी का मैन्युफैक्चरिंग रेट है 1 नोटबुक इन एवरी 9 मिनट। तो 3 आवर्स में बी कितना मैन्युफैक्चर करेगा, 3 आवर्स बोले तो 180 मिनट्स। 180 मिनट्स में जो टोटल नोटबुक बी मैन्युफैक्चर करेगा वो कितना होगा, 20। ठीक है ना। अब कह रहा है कि ए और बी के बीच में डिफरेंस कितना है, 10 का। तो ए अगर 10 नोटबुक मैन्युफैक्चर करता है तो भी दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा, 10 आएगा। और ए अगर 30 नोटबुक मैन्युफैक्चर करता है तो उस केस में भी डिफरेंस कितना आएगा, 10 का आएगा। यहां पे ये गिवन नहीं है कि हु इज मैन्युफैक्चरिंग मोर नंबर ऑफ बुक्स, आई मीन हु इज हायर। तो कॉस्ट डेटा से तो आंसर नहीं आएगा, ये हमारा इनसफिशिएंट है। डेटा 2 में क्या कर रहा है कि फैक्ट्रीज ए एंड बी टुगेदर मैन्युफैक्चर 15 बुक्स इन 90 मिनट। तो अगर डेटा 2 की बात करोगे तो 90 मिनट में ए और बी मिलकर कितने बुक मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, 15 बुक्स। तो यहां पे बी कितना मैन्युफैक्चर करेगा, बी का रेट है 9 मिनट्स में 1 बुक, इट मींस 90 मिनट्स में बी टोटल 10 बुक्स मैन्युफैक्चर करेगा। सही सुनो, इट मींस ए का मैन्युफैक्चरिंग रेट कितना होगा, ये टोटल 90 मिनट्स में ए कितना मैन्युफैक्चर करेगा, 5 बुक। तो यहां से आपको ए का मैन्युफैक्चरिंग रेट पता चल जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है 8 आवर्स में कितना मैन्युफैक्चर करेगा वो आपको डेटा 2 से पता चल जाएगा। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय अदर अलोन। क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 37। हाउ लॉन्ग डू विद्या एंड आशा टेक टू कंप्लीट ए वर्क इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज। अगर विद्या और आशा, विद्या आशा कुछ इस पैटर्न पे वर्क करती है तो कितने दिनों में वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये आपको बताना है। नाउ कम टू डेटा 1। डेटा 1 में क्या कह रहा है, दे वर्क फॉर 6 days अ वीक इफ वन ऑफ देम वर्क्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द 1 week, द अदर वन वर्क्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट वीक। देखो फर्स्ट में कह रहा है कि अगर वीक 1 में अगर फर्स्ट डे को लेट से विद्या ने वर्क करा तो नेक्स्ट वीक में वीक 2 में आशा वर्क करेगी फर्स्ट डे को। सीजन हो एंड ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। तो आप डेटा 1 से आंसर नहीं ला सकते, इसलिए कि सिंपली ये किस वीक में किस डे को वर्क कर रहा है ये गिवन है, कितना वर्क डन है, कितना एफिशिएंसी है विद्या का और आशा का वो गिवन नहीं है। सो आप डेटा 1 से तो आंसर नहीं ला सकते। नाउ कम टू डेटा 2। डेटा 2 में क्या कह रहा है, आशा वर्किंग अलोन ऑन अल्टरनेट डेज कंप्लीट वर्किंग 35 डेज। लेट्स से अगर 1 2 3 4 5 6 अप टू 35 डेज तक है। आशा अगर अल्टरनेट डे काम करती है, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट डे काम करती है तो सेकेंड डे नहीं, थर्ड डे काम करेगी तो फोर्थ नहीं, फिफ्थ काम करेगी तो सिक्स नहीं। इस तरह से अगर ये काम करती है तो टोटल इसने 35 डेज में काम कंप्लीट कर लिया है। इसका क्या मतलब है कि यहां आशा ने 35 डेज में से टोटल कितने दिन वर्क करा होगा। अल्टरनेट डेज में 70 इंटू 2 करोगे बच्चे तो 34 तक पहुंच जाओगे और 35 डे तो इसने काम किया होगा। तो टोटल यहां से 18 डेज में आशा काम कंप्लीट कर रही है। सो यहां से हमें एक डेटा ये मिल गया। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ डेटा 2।
while Vidya working alone on every third day complete work in 25 days. अगर विद्या की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 लेट ये इस तरह से है 25 डेज तक। तो कह रहा है कि विद्या एवरी थर्ड डे में काम कर रही है। इट मीन्स अगर फर्स्ट डे काम करेगी तो सेकेंड और थर्ड को काम नहीं करेगी, फिर फोर्थ को करेगी, फिर फिफ्थ और सिक्स काम नहीं करेगी, फिर सेवेंथ को काम करेगी। तो इस तरह से विद्या अगर काम करती है तो टोटल 25 डेज में विद्या कितने दिन काम करेगी? टोटल 9 डेज। नो वो कैसे? 8 इंटू 3, तो ये तो 24 डेज तक 8 डे काम कर ली, 25 डे फिर काम करेगी। तो यहां से ये पता चल जाएगा कि विद्या टोटल काम कर रही है 9 डेज में। और कितना काम? कंप्लीट काम। तो यहां से आपको ये पता चल गया कि आशा किसी काम को 18 डेज में करती है, विद्या सेम काम को 9 डेज में कंप्लीट करती है। तो अगर ये दोनों अल्टरनेट डे पे काम करेंगे तो पता नहीं चलेगा क्या? बिल्कुल पता चल जाएगा। सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। क्लियर है बच्चों? Question number 39. In this question, it is saying that Amar and Akbar work together for 10 days, after which Amar quits and Akbar alone completes the remaining work. How many more days does Akbar work than Amar? देखो आपको निकालना क्या है कि अकबर अमर से कितना दिन ज्यादा काम किया है। क्लियर है? डेटा वन में क्या गिवन है? All together the work takes 14 days more than what it would have taken if two of them had worked together. And data 2 में क्या given है? The work is completed in 35 days less than the time taken by Akbar working alone. देखो यहां पे मेन डेटा में क्या कर रहा है कि अमर और अकबर किसी काम पे 10 डेज तक काम करते हैं और उसके बाद अमर क्विट कर जाता है। उसके बाद अकबर इस काम को कैरी फॉरवर्ड करता है और पूछ रहा है कि अकबर ने अमर से कितना दिन ज्यादा काम किया है। तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, जब अमर और अकबर का टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज पता चल जाए तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लोगे। तो डेटा 2 से स्टार्ट करते हैं। उसके पीछे एक लॉजिक है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। डेटा 2 में क्या कह रहा है? द वर्क इज कंप्लीटेड इन 35 डेज लेस देन द टाइम टेकन बाय अकबर वर्किंग अलोन। देखो ये रहा अमर और ये रहा अकबर। ठीक है, मान लो अकबर 50 डेज वर्क करता है, 50 डेज में किसी वर्क को कंप्लीट करता है, तो टोटल वर्क डन कितने में कंप्लीट हो जाएगा? 50 माइनस 35। इट मींस टुगेदर जो काम होगा वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? जब अमर और अकबर एक साथ काम करते थे तो ये वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? 15 डेज में। ये क्लियर है? डेटा 2 तो यही कह रहा है कि द वर्क इज कंप्लीटेड इन 35 डेज लेस देन द टाइम टेकन बाय अकबर वर्किंग अलोन। तो अकबर को मैंने अज्यूम कर लिया कि 50 डेज में कंप्लीट करता है, तो अमर और अकबर दोनों 35 डेज कम मींस 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो यहां से अज्यूम कर लो वर्क यूनिट 750 यूनिट। सिंपल सा दोनों का प्रोडक्ट है। तो अकबर की एफिशिएंसी यहां से कितनी आ गई? 15 यूनिट पर डे। और अमर प्लस अकबर की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 50 यूनिट पर डे। अब मेन स्टेटमेंट में ये कह रहा था कि दोनों 10 डेज के लिए काम करते हैं, तो दोनों 10 डेज में कितना काम कर लेंगे? 50 यूनिट पर डे के रेट से 500 यूनिट काम कर लिया है। से सुनो, तो रिमेनिंग वर्क डन कितना होगा? 750 माइनस 500 दैट इंप्लाई 250 यूनिट। और इसी वर्क को कौन करेगा? अकबर। तो अकबर और कितना दिन टाइम लेगा? 250 डिवाइडेड बाई 15। से सुन, तो यहां से आपको यह पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ डेज अकबर ने कितना टाइम लिया है। दोनों 10 डेज के लिए तो साथ काम कर रहे थे, यही वो डे होगा जिसमें अकबर एक्स्ट्रा काम करेगा। से सुनो, तो यहां से आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये बोल सकते हो डेटा 2 से तो आंसर मिल जाएगा। नाउ कम टू डेटा 1। डेटा 1 में क्या कह रहा है कि ऑल टुगेदर द वर्क टेक्स 14 डेज मोर देन व्हाट इट वुड हैव टेकन इफ टू ऑफ देम हैड वर्क टुगेदर।
इसका क्या मतलब है कि अमर और अकबर अगर दोनों एक साथ काम करते और जो मेन स्टेटमेंट में अरेंजमेंट है, अमर और अकबर 10 डेज के लिए काम करते हैं, ठीक है, और उसके बाद अकबर अलोन काम करता है, तो इन दोनों के बीच में जो डे का डिफरेंस है वो कितना डिफरेंस है? 14 डेज का डिफरेंस है। ये क्लियर है बच्चों? तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे डील कर सकते हो, यहां से सिंपली अज्यूम कर लो कि अमर और अकबर, ठीक है, लेट से इस काम को 30 डेज में कंप्लीट करते हैं, ठीक है, और 30 डेज में टोटल कितना काम करते हैं? 30 यूनिट काम करते हैं, 1 यूनिट पर डे। ये क्लियर है बच्चों? तो अगर इन्होंने 10 डेज के लिए काम करा है इनिशियली, तो 10 डेज में ये कितना काम कर लेगा? अमर और अकबर 10 डेज में कितना काम कर लेंगे? 10 यूनिट। सही है, सुनो नाउ। अब इनिशियल डेज था 30 डेज में वर्क डन कंप्लीट हो रहा है और ये 14 डेज मोर ले रहे थे, तो टोटल वर्क डन जो सेकेंड केस था उसमें टोटल कितना डेज लगना था? 44 डेज। ठीक है, 44 डेज टोटल लगना था। 10 डेज तो ऑलरेडी दोनों ने साथ काम करा था और 10 यूनिट काम कर लिया था, तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा? 30 माइनस 10, दैट इंप्लाई कितना होगा? 20 यूनिट। और 20 यूनिट को अकबर ने कितने दिन में कंप्लीट किया होगा? 34 डेज में। तो ये सुनो, सिंस 10 डेज तो साथ काम किए थे। ये क्लियर है बच्चों? तो यहां से आपको अकबर की इफिशियंसी पता चल जाएगी 20/34 से। ये सुनो, अगर अकबर की इफिशियंसी पता चल जाएगी फिर आप अमर का इफिशियंसी निकाल लोगे और दोनों के बीच में डे का डिफरेंस निकाल सकते हो, तो आपको डेटा 1 से भी आंसर क्या होगा? मिल जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग द आइदर स्टेटमेंट अलोन। क्लियर है बच्चों? In this question, it is saying that Rishabh's cow and Saren's cow can together eat the grass on the farm in 30 days. How long does it take for Rishabh's cow to eat the grass on the farm? आपको गिवन है ऋषभ का काऊ प्लस सरेंस का काऊ दोनों मिलकर 30 डेज में पूरे ग्रास को फिनिश कर देते हैं। से सुनो, तो आपको बताना है कि ऋषभ का काऊ अकेले कितने दिन में इस ग्रास को फिनिश करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऋषभ का काऊ और सरेंस का काऊ दोनों मिलकर किसी फील्ड के ग्रास को 30 डेज में फिनिश कर देती है। ठीक है सुनो, आपको बताना है कि ऋषभ के काऊ टोटल कितने दिन में अकेले इस ग्रास को फिनिश करेगी। क्लियर है? नाउ कम टू डेटा 1। डेटा 1 में क्या कह रहा है? द 2 cows along with the वशिष्ठ cow can eat the grass on the farm in 20 days। देखो इनिशियली आपको गिवन था ऋषभ प्लस सरेंस और ये कितने दिन में फिनिश करती थी? 30 डेज। यहां पे ऋषभ प्लस सरेंस प्लस वशिष्ठ का काऊ ये तीनों मिलकर इस ग्रास को 20 डेज में फिनिश कर रही। तो लेट से अज्यूम कर ले टोटल वर्क डन है आपका 60 यूनिट। तो यहां से इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी? 2, और यहां से इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी? 3। इट मींस वशिष्ठ के काऊ की एफिशिएंसी कितना मिल गई? 1। अभी तक तो हमें आंसर नहीं मिला। नाउ कम टू डेटा 2। वशिष्ठ काऊ ईट ट्वाइस एज फास्ट एज सरेंस काऊ। अब देखो वशिष्ठ और सरेंस के काऊ की एफिशिएंसी का कंपेयर आपको गिवन है। वशिष्ठ काऊ ट्वाइस एज फास्ट एज सरेंस का, तो वशिष्ठ की काऊ अगर 1 यूनिट ग्रास ईट करेगी तो सरेंस का काऊ कितना करेगा? 1/2। एज सिंपल एज दैट। और अगर हम डेटा 1 और 2 को मर्ज करें तो यहां पे हमें गिवन था कि ऋषभ और सरेंस के काऊ की एफिशिएंसी कितनी थी? 2 यूनिट। बोलो बच्चों, तो यहां से ऋषभ के काऊ की एफिशिएंसी कितना मिल जाएगी? 2 माइनस हाफ, दैट इंप्लाई 1/2 यूनिट। सो टोटल ऋषभ के काऊ को 60 यूनिट ग्रास को फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा? कितना भी टाइम लगे आपको तो पता चल जाएगा ना। वैसे डे कितना आएगा? 60 डिवाइडेड बाई 1/2, दैट इंप्लाई 60 इंटू 2/3, दैट इंप्लाई 40 डेज। ये क्लियर है?
तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग द बोथ स्टेटमेंट टुगेदर. इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट m workers started a job. After each day of work, a worker joined. The job, which was a total of 330 units, was completed at the end of the xth day, each working during 1 unit per day. Find x. देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, m वर्कर ने काम स्टार्ट किया था और एवरी डे 1 वर्कर ऐड हो रहा है. सो m+1, m+2, m+3 एंड समथिंग लाइक दैट. इस तरह से नंबर ऑफ मैन वो काम करेंगे और ये एक वर्क कितने दिन में पूरा होता है? एक्थ डे को. तो अगर आप लास्ट डे को, एक्थ डे को देखोगे तो कितना वर्कर आएगा? वो आएगा m+x-1. सही सुनो. और वैसा क्यों? इसलिए कि अगर आप x का वैल्यू अगर 1 रखोगे बच्चे तो यहां से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा फर्स्ट. अगर x का वैल्यू 2 रखोगे बच्चे तो ये वैल्यू आपको अगेन मिल जाएगा 2 - 1 1, तो आपको सेकेंड डे का मिल जाएगा. x का वैल्यू 3 रखोगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा 3 - 1 तो 2 यानी m+2. सो ये एक्स डे को इतना वर्कर काम करेगा. ये क्लियर है? नाउ यहां पे एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है और वो इंपॉर्टेंट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट. जब कभी भी इस तरह का नंबर हो 2, 4, 6, 8, 10 एंड समथिंग लाइक दैट, लेट्स से 12, जहां पे दो टर्म के बीच में डिफरेंस इक्वल हो, जैसे यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है और ये 2 का डिफरेंस है, तो इन सभी का जो एवरेज होता है वो एवरेज होता है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2. जैसे यहाँ पे 2 और 12 का एवरेज निकालोगे तो क्या मिलेगा? 7. 4 और 10 का एवरेज निकालोगे तो क्या मिलेगा? फिर से 7. 6 और 8 का एवरेज निकालोगे बच्चे तो फिर से क्या मिलेगा? 7. तो टोटल सीरीज का एवरेज आपको मिल जाएगा 7. और अगर सम निकालना है तो सिंपली क्या लिखोगे? 7 × 6 दैट इम्प्लाई 42. तो इन सभी का सम किसके इक्वल होगा? 42 के इक्वल होगा. अब इसका यूज हम यहाँ कैसे करेंगे वो देख लेते हैं. इन दोनों के बीच में हमेशा 1 का डिफरेंस है. किसी भी दो टर्म के बीच में देखोगे कंसेक्यूटिव तो 1 का डिफरेंस है. तो इनका एवरेज कितना होगा? फर्स्ट प्लस लास्ट m+x-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, वो कितना है? x. और सारे वर्कर दिया हुआ है कि वो एवरी डे कितना काम करते हैं? 1 यूनिट पर डे. तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दो और वो वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा? 330 के. देखो बच्चों ये है टोटल नंबर ऑफ वर्कर और वो कैसे आएगा? फर्स्ट प्लस लास्ट और डिवाइडेड बाय 2 करने से ये एवरेज मिल गया और इनटू नंबर ऑफ डे से मल्टीप्लाई कर दिया x डे, तो टोटल आपको इतना वर्कर मिल गया और सारे वर्कर की एफिशिएंसी 1 यूनिट पर डे है. अब यहां से अगर हम डेटा 1 का यूज करें, m = 25 ले तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? 25 और 25 50, ये वैल्यू 50 देगा और -1 तो 49 प्लस x इंटू x. इस 2 को राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू कितना आएगा? 660 के. सो यहां से आप क्या लिखोगे बच्चे? x² प्लस 49x माइनस 660 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 0. यहां से आप लिख सकते हो x² प्लस 60x माइनस 11x माइनस 660 इज इक्वल टू 0. x कॉमन ले लो तो x प्लस 60 और माइनस 11 कॉमन लोगे बच्चे तो x प्लस 60 इज इक्वल टू 0. तो यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगा x इज इक्वल टू 11 एंड x इज इक्वल टू माइनस 60. क्लियर है? अब माइनस 60 तो हो नहीं सकता, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा? 11. तो यहां से आपको x मिल जाएगा. सो डेटा 1 से तो आंसर मिल जाएगा. क्लियर है बच्चों? डेटा 2 में क्या करा है? x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3. तो यहाँ पे दो पार्ट है. x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो इसको आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो. या तो x ग्रेटर देन 3 है और नहीं तो x इज इक्वल टू 3 है. देखो इन सभी का टोटल सम ऑफ वर्क डन है 330 यूनिट और 3 डेज में काम कंप्लीट हो रहा है. तो आप अगर इनका एवरेज निकालोगे तो एवरेज कितना आएगा? 330 डिवाइडेड बाई 3 दैट इंप्लाई 110. सुनो, और यहाँ पे एक कंडीशन ये भी है कि एवरी डे 1 पर्सन ऐड हो रहा था. तो अगर आप मैन का कंडीशन 109 से स्टार्ट करो तो फर्स्ट डे 109, सेकेंड डे m+1
दैट इम्प्लाई 109 प्लस 1, और थर्ड डे m प्लस 2 दैट इम्प्लाई 109 प्लस 2। तो यहाँ से आएगा 109, यहाँ से आएगा 110 और यहाँ से आएगा 111। और हमने ऐसा क्यों किया है? देखो 3 डेज का एवरेज है 330, तभी तो आपको 110 मिलेगा। इसमें कह रहा है कि m प्लस 1 और m प्लस 2, तो अगर आप इसका और इसका एवरेज निकालोगे तो किसको मिलेगा? m प्लस 1 मिलेगा, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे आपको x इक्वल टू 3 से भी आंसर मिल जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, x इक्वल टू 5 भी लोगे तो भी वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा बच्चों। उस केस में आपको एवरेज क्या मिलेगा? 333 डिवाइडेड बाई 5, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा? 66 के। तो आपको मिल गया एवरेज 66। तो यहाँ से 1 कम कर लो तो एक डेटा 65 और एक डेटा क्या मिलेगा? 67। फिर यहाँ से 1 कम कर लो तो एक डेटा 64 और यहाँ से एक डेटा 68। तो अगर हम इनिशियली 64% से स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट डे 65, 66, 67 और 68, और इन सभी का जो सम आएगा बच्चे वो 330 के इक्वल आएगा। तो आपको इस तरह से सारे एक एक करके डेटा वेरीफाई नहीं करना है। यहाँ पे क्या गिवन है? 2 डेटा है, एक x इक्वल टू ग्रेटर देन 3 के लिए और एक x इक्वल टू 3 के लिए, और यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे? आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट इज माय वॉच मूविंग फास्टर। ये पता करना है कि क्या वॉच फास्ट मूव कर रहा है। नाउ कम टू डेटा 1। डेटा 1 में क्या कह रहा है? द हैंड्स ऑफ माई वॉच कोइंसाइड्स एवरी आफ्टर 66 मिनट। तो देखो नॉर्मल टाइम किसी भी वॉच में जो ना ही स्लो हो और ना ही फास्ट हो वो कितना होता है? 65 5/11 मिनट, से सुनो। और यहाँ पे वॉच कितनी देर में कोइंसाइड कर रहा है? 66 मिनट में। इट मीन्स वॉच एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है, ज्यादा टाइम ले रहा है। सो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे वॉच क्या है? स्लो है। सो हम ये बोल सकते हैं कि मेरा वॉच फास्ट नहीं है। तो डेटा 1 से तो आंसर आ रहा है। नाउ कम टू डेटा 2। द मिनट हैंड डिस्प्लेसेस थ्रू 120 डिग्री इन 30 मिनट्स। डेटा 2 में कह रहा है कि मिनट हैंड 120 डिग्री मूव करता है 30 मिनट्स में, ठीक है। तो 4 डिग्री मूव करेगा 1 मिनट में, से सुनो। तो यहां से मिनट हैंड की स्पीड 4 डिग्री पर मिनट मिला, लेकिन हमें यह पता है कि नॉर्मल वॉच में मिनट हैंड का स्पीड कितना होता है? 6 डिग्री पर मिनट, से सुनो। तो हमें यहां से ये भी पता चल गया कि वॉच क्या हो रहा है? स्लो मूव कर रहा है। तो हम सेकंड डेटा से भी बोल सकते हैं कि हमारा वॉच फास्ट नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। क्लियर है बच्चों? इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट व्हाट इज द टाइम शोन बाय द क्लॉक। आपको बताना है कि क्लॉक कितना टाइम शो कर रहा है। 2 डेटा गिवन है। डेटा 1 में क्या कह रहा है? द एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ द क्लॉक इज 80 डिग्री। सो 80 डिग्री तो बहुत सारे पोजीशन पे हो सकता है। सो आप यहां से कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं फाइंड कर सकते। नाउ कम टू डेटा 2। द आर हैंड इज इन बिटवीन 7 एंड 8। तो लेट से ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। तो आर हैंड अगर 7 और 8 के बीच में है और मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में एंगल 80 डिग्री है, तो ये 2 केसेस में हो सकता है। एक, जब आर हैंड से मिनट हैंड क्या हो? पीछे हो, बिहाइंड हो। और दूसरा केस हो सकता है जब मिनट हैंड आर हैंड से 80 डिग्री क्या हो? आगे हो। तो यहां से दोनों डेटा को मिलाकर भी आप आंसर नहीं दे सकते कि एग्जैक्ट टाइम क्लॉक में क्या हो रहा है। तो सुनो, यहाँ पे कुछ टाइम डिफरेंस होगा, यहाँ पे कुछ टाइम शो हो रहा होगा, यहाँ पे कुछ टाइम शो हो रहा होगा, बट दोनों केस में मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में एंगल कितना है? 80 डिग्री का। सो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इफ द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ स्टेटमेंट टुगेदर। क्लियर है बच्चों? In this question, it is saying that Kiran wanted to count the number of times the hands of the clock in his office are opposite to each other while he stay in the office. So let's say ये clock है, ये रहा 12, 6, 3 और ये रहा 9. Now, डेटा 1 में क्या कर रहा है? He stays for 6 hours in the office. तो 6 hours में यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है कि किस 6 hours की बात कर रहा है। सही सुनो, सिंस आपको ये भी पता है कि मिनट हैंड और आर हैंड कॉन्साइड होते हैं, वो डिपेंड करता है ड्यूरेशन पे।
फॉर एग्जाम्पल 3, 4 और 5 के बीच में ये 2 बार 180 डिग्री पे अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, लेकिन 5 और 7 के बीच में ये सिंपली 6 पे ही अपोजिट होते हैं, मीन्स 1 टाइम। तो सिंपली ये गिवन होने से कि 8 आवर्स में ऑफिस में था वो कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। नाउ कम टू द डेटा 2। इसमें क्या करा है, ही स्टेज फ्रॉम 11 AM टू 7 PM। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर अब 11 AM से स्टार्ट कर रहा है और 7 PM तक है, तो इन दोनों के बीच में टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, 8 आवर्स का। से सुनो, अब यहां से आपको पता है कि 11 और 12 और 1, 2, 3 ये सभी आवर्स इंटरवल के बीच में 1 टाइम्स ये 180 डिग्री का एंगल बनाता है। से सुनो, और 5 और 6 के बीच में सिंपली 1 टाइम होना चाहिए था, 2 टाइम्स, बट ये 1 टाइम्स बनाता है। किसी बच्चे को क्लॉक के कॉन्सेप्ट में डाउट हो तो आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसका लिंक आई बटन में दे दिया है। क्लियर है बच्चों? तो यहां से अगर आप 11 AM और 7 PM के बीच में देखोगे तो ये टोटल ड्यूरेशन में आप क्लियरली पता कर सकते हो कि कितनी बार मिनट हैंड और आवर हैंड अपोजिट डायरेक्शन में थे। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चे? ऑप्शन नंबर ए। इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। ये क्लियर है बच्चों? इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट व्हाट इज द टाइम इन कंट्री एक्स व्हेन द टाइम इन कंट्री वाई इज 7 AM। ओके, आपको कंट्री एक्स में टाइम बताना है और कंट्री वाई का टाइम गिवन है, और वो टाइम है मॉर्निंग के 7 AM। ये क्लियर है? नाउ कम टू डेटा 1। डेटा 1 में क्या करा है, द डिफरेंस बिटवीन द टाइमिंग्स ऑफ एक्स एंड वाई इज 6 आवर्स। एक्स और वाई के बीच में टाइम डिफरेंस 6 है। तो 6 दो तरीके से हो सकता है, या तो 7 AM से 6 आवर्स बिफोर होगा, या 7 AM से 6 आवर आफ्टर होगा। सो यहां से सिंपली 6 आवर का डिफरेंस कहने से आप एग्जैक्ट टाइम पता नहीं कर सकते। इट मीन्स डेटा 1 से तो आंसर नहीं आएगा। नाउ कम टू डेटा 2। कंट्री वाइज टाइम इज अहेड ऑफ कंट्री एक्स टाइम। तो यहां से अगर आप इस दोनों डेटा को मर्ज कर दो तो ये पता चल जाएगा। से सुनो, यहां पे कंट्री वाई का टाइम एक्स से अहेड था, तो ऑब्वियस सी बात है कंट्री एक्स का टाइम वाई से क्या हो जाएगा, बैकवर्ड। से सुनो, तो आप दोनों डेटा को मर्ज करके आंसर निकाल सकते हो। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ स्टेटमेंट टुगेदर। ये क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 48, हाउ एल रिलेटेड टू पी। आपको बताना है एल पी से कैसे रिलेटेड है। डेटा 1 में क्या गिवन है, एल इज फादर ऑफ क्यू, ये रहा क्यू, एल इसका फादर है, सो ये रहा पॉजिटिव। क्यू इज ब्रदर ऑफ आर, सो ये रहा आर, और क्यू ब्रदर है तो दोनों सेम लेवल पे होगा सिंस सेम जनरेशन है। एंड आर इज डॉटर ऑफ पी, और आर डॉटर है पी का, तो ये निगेटिव। अब ऑब्वियस सी बात है, एल फादर है आर का और एल फादर है क्यू का, तो पी दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। से सुनो, तो इसको हम डबल एरो से दिखा दिए, ये निगेटिव। अब एल पी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हस्बैंड आ जाएगा। सो फर्स्ट से तो हमारा आंसर मिल जाएगा कि एल पी का क्या है, हस्बैंड है। नाउ कम टू डेटा 2। डेटा 2 में क्या कह रहा है, एल इज सन इन लॉ ऑफ एम। सो ये रहा एम, उसका एल सन इन लॉ है, इट मीन्स ये पॉजिटिव है। एंड एन द स्पाउस ऑफ एम, ओके, इसका स्पाउस एन है, सो इसको डबल एरो से दिखा दो। दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे, हमें नहीं पता कौन सा हस्बैंड है कौन सा वाइफ। इन द स्पाउस ऑफ एम एज ए डॉटर पी, ओके, इसका डॉटर है पी, तो ये रहा नेगेटिव। अब ऑब्वियस की बात है, अगर एम का सन इन लॉ एल है और एन की डॉटर पी है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, हस्बैंड वाइफ। एल इज द हस्बैंड ऑफ पी, सो यहां से भी आंसर आपको मिल जाएगा। से सुनो, सो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। क्वेश्चन नंबर 49, हाउ ए इज रिलेटेड टू डी। आपको बताना है कि ए डी से कैसे रिलेटेड है। डेटा 1 में क्या गिवन है, ए इज सन ऑफ बी, बी का सन है ए, तो ये पॉजिटिव। एंड बी इज सन ऑफ डी, और बी भी सन है डी का। सो ऑब्वियस सी बात है, ए डी के लिए क्या हो जाएगा, ग्रैंड सन। डी का जेंडर कुछ भी हो, ए तो ग्रैंड सन ही होगा। सो डेटा 1 से तो आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ कम टू डेटा 2। ए इज सन ऑफ सी, सी का सन है ए,
एंड डी इज मदर इन लॉ ऑफ सी, और डी मदर इन लॉ है, सो ऑब्वियस सी बात है निगेटिव हो जाएगी। तो डी ए के लिए फिर क्या हो जाएगा, इस केस में भी ग्रैंडसन होगा, सो 2 से भी आंसर निकाल सकते हो, तो ये सुनो। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। द क्वेश्चन कैन बी आंसर बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। नंबर 50, हाउ एक्स रिलेट टू वाई। आपको बताना है एक्स वाई से कैसे रिलेटेड है। नाउ कम टू डेटा 1। एक्स फादर, एक्स के फादर सिस्टर, ये रहा सिस्टर, और उसका सन है वाई। तो अगर आप फादर सिस्टर के सन की बात करोगे तो दोनों आपस में कैसे रिलेटेड होंगे, एज ए कजिन, जेंडर कुछ भी हो, तो फर्स्ट से तो आंसर आपको मिल जाएगा। नाउ कम टू डेटा 2। नाउ डेटा 2 में क्या कर रहा है, एक्स मदर सन इज वाई, तो एक्स की माँ का बेटा है कौन सा है, वाई। तो ये तो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे एक्स के बारे में नहीं पता कि ये पॉजिटिव है मीन्स सन है या निगेटिव है और डॉटर है। सो यहां से आप एक्स वाई से कैसे रिलेटेड है वो नहीं बता सकते। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय अदर। क्लियर है बच्चों। इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द फैमिली ऑफ 7 चिल्ड्रेन। ओके, आपको गिवन है कि टोटल 7 चिल्ड्रेन है। डेटा 1 में क्या गिवन है, ईच बॉय हैज नंबर ऑफ ब्रदर्स इक्वल टू दैट ऑफ सिस्टर। तो टोटल 7 है। अब बॉयज और गर्ल्स की बात कर रहा है, कह रहा है ईच बॉय हैज नंबर ऑफ ब्रदर्स इक्वल टू नंबर ऑफ सिस्टर। सो मान लो इसमें से किसी एक को बॉय आपने मान लिया, तो बचा कितना, 6। तो इस बॉय के लिए टोटल नंबर ऑफ बॉयज और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल है। वो कैसे आएगा, 3 सिंपली 6/2 कर दो, 3 ब्रदर्स और 3 गर्ल्स। तो डेटा 1 से तो आपको आंसर आ रहा है। सही सुनो, यहां से 3 गर्ल्स मिल जाएगा आपको। डन। नाउ कम टू डेटा 2। ईच गर्ल्स हैज ट्वाइस एज मेनी ब्रदर्स एज सिस्टर। तो ये 7 था, इसमें से किसी एक को गर्ल मान लो, तो बचा कितना आपके पास, 6। अब कह रहा है कि इस गर्ल के जितने सिस्टर है उसका डबल ब्रदर है। गर्ल्स 2 ले ले, इसके सिस्टर को 2 ले ले, तो ब्रदर कितना होगा, 4। और इस केस में ये सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हमें 2 से भी आंसर मिल रहा है। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 52। ऑन विच डे विल 27 अक्टूबर ऑफ दिस ईयर फॉल। देखो, आपको पता करना है कि 27 ऑफ अक्टूबर को कौन सा डे होगा। क्लियर है। डेटा 1 में क्या गिवन है, जनवरी 1 1st ऑफ जैन को डे आपको गिवन है मंडे। ठीक है। अब देखो यहां से 1st ऑफ जैन से 27 ऑफ अक्टूबर तक तो आप जा सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम आएगा कि जिस ईयर की ये बात कर रहा है वो लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। सेशन, ये आपको क्वेश्चन है। तो डेटा 1 से तो ये पता नहीं चल पाएगा कि ये लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। कम टू डेटा 2। इसमें कह रहा है कि 1st ऑफ जैन नेक्स्ट ईयर इज ट्यूसडे। तो 1st ऑफ जैन करेंट ईयर में कौन सा था, मंडे। और नेक्स्ट ईयर 1st ऑफ जैन वो कौन सा हो जाएगा, ट्यूसडे। सुनो, तो अगर आप इस डेटा को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जिस ईयर की बात कर रहा है वो लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। वो कैसे, ध्यान से देखो। देखो, अगर ये नॉन लीप ईयर होता मींस 365 डेज होता, तो 1st ऑफ जैन को तो आपने ऑलरेडी काउंट कर लिया, तो रिमेनिंग डे और कितना होता उस ईयर में, 364। सही सुनो, तो इसमें तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितना मिलेगा, 0। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम 1st ऑफ जैन नेक्स्ट ईयर की बात करते तो 1 डे एक्स्ट्रा मिल जाता, मींस मंडे से हम कहां पे पहुंच जाते, ट्यूसडे पे। बोलो बच्चे। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि ये ईयर कैसा होगा, नॉन लीप ईयर। क्लियर है। तो अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट को मर्ज कर दे
तो हमें आंसर मिल जाएगा कि 27 अक्टूबर क्या होगा। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये हमें पता चल गया कि अब लीप ईयर है। बोलो, तो यहां से आप बाकी जो रिमेनिंग ईयर है उसको डे काउंट कर लो और इसको 7 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। हमें डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू बी अ क्लेवर स्टूडेंट। ये क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ स्टेटमेंट टुगेदर। यहां पे एक नोट है, ऑब्जर्वेशन है, अगर ये करंट ईयर लीप ईयर होता तो क्या होता? 1 जैन आपने मंडे लिया हुआ है, अगर ये लीप ईयर होता तो इस ईयर में कितने डे होते? 365 प्लस 1 366, तो रिमेनिंग डेज 365 और है। इसको 7 से डिवाइड करोगे तो बच्चे तो रिमाइंडर आएगा 1, मींस ऑड डेज 1। तो 31 दिसंबर ही इसका क्या हो जाता? ट्यूसडे हो जाता। और नेक्स्ट ईयर अगर आप 1 जैन की बात करते तो वो चेंज होकर हो जाता वेडनेसडे। सो यहां से पता है कि ये लीप ईयर नहीं है। क्लियर है बच्चों?